बीए प्रथम वर्ष के एंसिलरी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के एंसिलरी के विद्यार्थियों जिन्होंने सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नामक पेपर लिया है, उनमें कई लेक्चर मैंने आपको पहले दिए थे। अब कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, जैसे आर्थिक लोकतंत्र, अंत्योदय विकेंद्रीकरण व स्वदेशी। तो मैं चाहता हूं कि आज इस पर अपनी बात कर लूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अर्थनीति के संबंधों में अपने लेखों के माध्यम से हमेशा प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे। सामान्यतः अर्थनीति के क्षेत्र में वे पाश्चात्य की नकल को बुरा मानते थे। हमारी दीनदयाल जी मानते थे कि हमारी और पाश्चात्य परिस्थितियों में बहुत फर्क है, अतः अपनी अर्थनीति का भारतीयकरण करना होगा। अर्थनीति का भारतीयकरण करना ही दीनदयाल उपाध्याय का अर्थ चिंतन का महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसी भारतीयकरण में विकेंद्रीकरण भी आता है, इसी भारतीयकरण में अंत्योदय भी आता है, इसी भारतीयकरण में स्वदेशी भी आता है। दीनदयाल जी कहते हैं कि देश का दारिद्र्य दूर होना चाहिए, देश की दरिद्रता दूर होनी चाहिए। किंतु प्रश्न यह है कि यह गरीबी और दरिद्रता दूर कैसे होगी? हम अमेरिका के मार्ग पर चलें या रूस के मार्ग को अपनावें, यूरोपीय देशों का या अनुसरण करें, हमें इस बात को समझना होगा कि इन देशों की अर्थव्यवस्था में अन्य कितने भी भेद क्यों न हो, इसमें एक मौलिक साम्यता है। सभी ने मशीनों को ही आर्थिक प्रगति का साधन माना है, मशीनीकरण का विरोध करते हैं। मशीनीकरण का मशीन का सर्वप्रधान गुण है कि कम मनुष्यों द्वारा अधिकतम उत्पादन कराना। मशीनीकरण का या प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण गुण यह है कि मशीनों द्वारा कम मनुष्यों का उपयोग करके अधिक उत्पादन करना। इससे मनुष्यों को रोजगार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। परिणामतः इन देशों में को स्वदेश में बढ़ते हुए उत्पादन को बेचने के लिए विदेशों में बाजार ढूंढना पड़ता है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और इसी का स्वाभाविक परिणाम है। इस राज्य विस्तार का स्वरूप चाहे जैसा हो, भिन्न भिन्न क्यों न हो, क्या रूस को, क्या अमेरिका को, क्या इंग्लैंड को, सभी को इस मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड ने भी मशीनीकरण का उपयोग किया, लेकिन स्वदेशीकरण भी किया। हमें स्वीकार करना होगा कि भारत की आर्थिक प्रगति का रास्ता मशीन का रास्ता नहीं है। कुटीर उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मानकर विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विकास करने से ही देश में आर्थिक प्रगति संभव है। दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि उद्योगों के आधार पर रचित अर्थव्यवस्था को भारतीय परिस्थिति में उचित नहीं समझा जा सकता। कृषि के क्षेत्र में वे छोटे तथा स्वामित्ववान खेतों के हिमायती थे, छोटे किसानों के हिमायती थे, स्वामित्ववान खेतों के हिमायती थे। 1959 में के कांग्रेस अधिवेशन में साम्यवादी चीन की कृषि योजना की नकल पर सहकारी खेती का प्रस्ताव पारित हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय उसे अव्यवहारिक, अवांछनीय मानते हुए उसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि सहकारी खेती का दीनदयाल जी समर्थन करते हैं। दीनदयाल जी मानते हैं कि अभी तक भूमि सुधारों का उद्देश्य खेतिहर किसान को भूमि पर अधिकार देना था। सहकारी खेती की कल्पना खेतिहर किसान को भूमि से वंचित करने वाली है, अतः हमारे लक्ष्यों के प्रतिकूल है। कृषक स्वामित्व के आधार पर बनी भूमि व्यवस्था प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है तथा आर्थिक दृष्टि से फलदायी है। प्रस्तावित योजना से किसान केवल खेतिहर मजदूर बनकर के रह जाएगा, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रेरणा नष्ट हो जाएगी। हम अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा। कांग्रेस के प्रस्ताव के सहकारी कार्यक्रम के 3 चरण सुझाए गए थे।
प्रथम अधिकतम जोत की मात्रा निश्चित की जाएगी। दूसरा, किसानों को जिनके पास अलाभकर खेती होगी कहा जाएगा कि वह सहकारी संस्थानों में शामिल हो। तीसरा, अंतिम चरण में समस्त ग्राम भूमि को ग्राम पंचायत के प्रबंधन में सामूहिक खेती के लिए एक साथ मिलाया जाएगा। इस त्रिस्तरीय योजना से ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र की योजना करने वालों की इच्छा चलता है। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की योजना पर काम करता है। यह मान लिया गया है कि प्रथम चरण में नवनियोजित सहकारी खेती लाभप्रद होगी। अतः किसान के पास छोड़ी गई प्रथम चरणीय अलाभकर खेती को किसान स्वतः द्वितीय चरण में लाभकर सहकारी संस्थाओं को सौंप देगा। अतः ग्राम पंचायत के नेतृत्व में पूरे गांव की खेती एक खेत हो जाएगी। पूरे गांव की खेती को एक खेती मानने की परिकल्पना पर कांग्रेस ने बात किया। दीनदयाल उपाध्याय जी मानते हैं कि यह स्वप्निल और अशास्त्रीय योजना है। इसे दीनदयाल उपाध्याय नहीं मानते। स्वतंत्र मनुष्य की प्रकृति के प्रतिकूल है। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी संरक्षित रखना चाहते हैं। सहकारिता गण अधिकारी गण का केवल दूसरा नाम है। सहकारी खेती का नाम अधिकारी करते हैं। जनसंघ स्वामी कृषि पर आधारित भू व्यवस्था का हामी था तथा कृषि के पंजीकरण यंत्रीकरण को भारत की आज की अर्थव्यवस्था के अनुपयुक्त मानता था। यह अधिकतम जोत के निर्धारण की आवश्यकता को स्वीकार करता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस संदर्भ में 5 अपने विचार दिए। नंबर 1, भूमि की प्राप्ति की अधिकतम मर्यादा निश्चित कर देनी चाहिए। भूमि की प्राप्ति की अधिकतम मर्यादा निश्चित कर देनी चाहिए। खेतिहरों को जोतने के अधिकार का स्वामित्व देकर निश्चित मूल्य जमीन को खरीदने की सुविधा देनी चाहिए। तीसरा, अधिकतम जोत से अधिक जमीन वाले भूमिहारों को कहा जाए कि वे 3 वर्ष के अंदर अपनी बकाया जमीन बेच दें। जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को सहकारी और अन्य बैंकों से रुपया उधार लेने की व्यवस्था की जाए। जमीन के मूल्य को किस्तों में चुकाने की व्यवस्था हो। चौथा, संपूर्ण गांव के पुनर्नियोजन की स्कीम बनाकर चकबंदी का कार्य शुरू किया जाए। पांचवां, ऋण विक्रय आदि के लिए सहकारी समितियां स्थापित की जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि किसान के स्वामित्व के आधार पर खेती का पुनर्नियोजन ही व्यावहारिक हमारी मानसिक संरचना के अनुकूल है। जापान एवं अन्य देशों में इससे सर्वाधिक अच्छा परिणाम निकलता है। पोलैंड को सहकारिता कृषि के प्रयोग में असफलता प्राप्त करने के बाद फिर से इसी पद्धति का सहारा लेना पड़ा। सहकारी स्वामित्व के नाम पर नौकरशाह प्रवृत्ति का ग्राम पंचायतीकरण करने के बजाय लोकतांत्रिक चेतना वाली ग्राम पंचायतों का गठन कर राजनीतिक विकेंद्रीकरण का स्वीकरण करें। दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। ग्राम पंचायतें हमारे प्राचीन संगठित ग्राम दर्शन की प्रतीक होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय ने खाद्यान्न व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण की बात शुरू की। कांग्रेस के प्रस्ताव में सहकारी खेती, उत्पादन एवं वितरण पर नियंत्रण तथा इसके लिए खाद्यान्न व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया गया था। उपाध्याय इसे अव्यवहारिक मानते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने ये सुझाव रखे थे। दीनदयाल उपाध्याय का ही ये सुझाव है। इसी में स्वदेशीकरण भी है, अंत्योदय भी, सब भी है। गल्ले के थोक व्यापारियों को तुरंत लाइसेंस दिया जाना चाहिए। काफी संख्या में सस्ते गल्ले की दुकान सभी नगरों तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में खोलनी चाहिए। इस काम में पुराने थोक और परचून व्यापारियों की सेवा ही काम में लेनी चाहिए। नए तथा अनुभवहीन लोगों को काम में लगाकर अव्यवस्था पैदा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक स्तर पर गल्ले के वितरण की व्यवस्था की देखरेख करने के लिए सर्वदलीय समितियां होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय का मत था कि यह प्रश्न व्यावहारिक है, इसके लिए सैद्धांतिक उड़ान की ज्यादा जरूरत नहीं है। जनसंघ की सहकारी खेती नीति की आलोचना करते हुए कांग्रेस के मुखपत्र इकोनॉमिक रिव्यू ने 1 अप्रैल 1959 के अंक में जनसंघ को पूंजीवादी समर्थक बताया था। दीनदयाल उपाध्याय को इस बात का दुख व्यक्त किया कि जनसंघ की नीतिगत आलोचना में कांग्रेस
जनसंख्या या उनके कृषि व्यवस्था को, उनकी अर्थव्यवस्था के मंतव्य को नहीं समझ सकी। अब आप देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने लेखों के माध्यम से अनेक तर्कों को गढ़ा। न्यूनतम आय के निश्चिती का प्रस्ताव किया गया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को न्यूनतम आय की व्यवस्था होनी चाहिए और 1993-53 में उन्होंने न्यूनतम आय का समर्थन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यह कहा कि आयोजना की दिशा में जो काम सरकारें कर रही हैं वह काम विकेंद्रीकरण, अंत्योदय एवं स्वदेशीकरण के विरुद्ध है। इसलिए अंत्योदय, विकेंद्रीकरण और स्वदेशीकरण को आधार मान करके अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आप देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अर्थव्यवस्था थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अर्थचिंतन, उसकी सीमाएं, अर्थायाम, इसी को अर्थायाम भी कहते हैं, प्रौद्योगिकी का चयन, आर्थिक लोकतंत्र, अंत्योदय, विकेंद्रीकरण, स्वदेशी की बात मैंने रखी। स्वदेशी दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का महत्वपूर्ण केंद्र था। दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के स्वदेशीकरण की बात का समर्थन किया और किसानों, कृषि का स्वदेशीकरण, उद्योगों का स्वदेशीकरण, उत्पादन का स्वदेशीकरण, बाजार का स्वदेशीकरण इत्यादि बात का समर्थन किया। इस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आर्थिक चिंतन के रूप में उन्होंने जिस बात को प्रतिपादित किया वह आर्थिक चिंतन विकेंद्रीकरण की ओर ले जाती हैं। विकेंद्रीकरण में वे समस्याएं हल होती हैं जिनका कारण अति केंद्रीकरण है। अर्थव्यवस्था में अति केंद्रीकरण का विरोध पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं। उपाध्याय बड़े उद्योगों के सर्वथा निषेध में विकेंद्रीकरण हेतु नहीं है। उद्योग भी रहने चाहिए, बड़े उद्योग भी होने चाहिए, किंतु बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों पर अवलंबित करना, बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों पर अवलंबित करना चाहिए। यह विकेंद्रीकरण है कि बड़ा उद्योग भी रहे लेकिन उसका आधार छोटा उद्योग ही रहे। दीनदयाल जी इस बात से सहमत नहीं है कि छोटे उद्योग आर्थिक दृष्टि से किफायती नहीं होते। दीनदयाल जी इस बात का समर्थन नहीं करते। उनका मत है कि बड़े उद्योगों की किफायत एक भ्रम है, वास्तविक किफायत छोटे उद्योगों में ही होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अनेक रूपों में बड़े उद्योगों की विकृति की भी बात की। बड़े उद्योगों की विकृति है पैसे को मालिक मानना तथा श्रम को मजबूर। पैसा मालिक नहीं है, श्रम मजदूर भी नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बड़े उद्योगों की मलकियत को भी श्रमिकों, प्रबंधकों व अंशधारियों में विकेंद्रित करना चाहते हैं। उपभोग के संदर्भ में उन्होंने अनेक मान्यताओं की बात की। विकेंद्रीकरण को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अर्थव्यवस्था का केंद्रीय मुद्दा मानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या करते हैं कि विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। विकेंद्रीकरण से ही हम अपने सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण से हम स्वदेशी को भी प्राप्त कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण से स्वावलंबन को भी प्राप्त कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण से ही हम आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की परिस्थितियों में दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि विकेंद्रीकरण और स्वदेशी आज की परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ होनी चाहिए। यह आपका पूरा अध्याय हो गया। मैंने आपके कोर्स के सभी अध्यायों को अपने ढंग से आपके सामने रखने का प्रयास किया। अगर आप इसके संदर्भ में कोई बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर उन प्रश्नों को लिखिए। उन प्रश्नों पर हम आपको समाधान करेंगे और उन प्रश्नों पर आपको वीडियो बना करके देंगे।